हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंटली प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को लेके। सबसे पहले यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म थी, उसने वो उसको अपनी बुक रिपब्लिक का जो 5 और 6 वाला पार्ट था उसमें बेसिकली एक्सप्लेन की है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक बहुत ही रेडिकल आइडिया था प्लेटो की तरफ से उस समय, जो उसने दिया, खास करके सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि प्लेटो का अल्टीमेट क्वेस्ट अगर देखा जाए तो उसका अल्टीमेट क्वेस्ट वाज बेसिकली जस्टिस। और ये जस्टिस को अचीव करने के लिए प्लेटो ने अलग अलग चीज़ों का सहारा लिया, जिसमें हमने उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में भी पहले चर्चा करी है, उसकी अन्य थ्योरीज के बारे में भी चर्चा करी है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जस्टिस जो है वो खास करके कम्युनिज्म की थ्योरी से भी प्लेटो अचीव करने की कोशिश करता है। अब थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर प्लेटो कहता है कि देखिए, सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है कि मेरे ऑब्जर्वेशन से सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। और सेल्फिश होने के कारण से क्या हो रहा है कि सोसाइटी में पहली बात तो यूनिटी अफेक्ट हो रही है। अब वो ये कहता है कि सोसाइटी में लोग सेल्फिश क्यों हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर लोग जो है वो फाइट करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को लेके और अपनी फैमिलीज को लेके। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको प्लेटो ने सोसाइटी में डायग्नोज किया। तो ये प्रॉब्लम को डायग्नोज करने से पहली बात तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म अब प्लेटो देने जा रहा है एज अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, वो कोई एक यहाँ पर किसी प्रकार की मेटाफिजिकल थ्योरी नहीं थी। मेटाफिजिकल एक सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है कि उसकी मनगढ़ंत थ्योरी नहीं थी। इट वॉज बेसिकली रूटेड इन सोशल प्रॉब्लम्स। तो क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम्स में खास करके रूटेड पूरी थ्योरी थी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि प्लेटो ने ये सोसाइटी में प्रॉब्लम को डायग्नोज किया कि देखिए, यहाँ पर जो है लोग अपनी वेल्थ फैमिली को लेकर खास करके चर्चा करते रहते हैं। इसी चीज़ों की वजह से ये लोग क्योंकि यहाँ पर अफेक्टेड हैं, तो यहाँ पर स्टेट में और सोसाइटी में पूरे क्या हो रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूनिटी अफेक्ट हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में प्लेटो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन पेश किया। और सोल्यूशन पेश करते हुए प्लेटो ने ये बात बोली कि देखिए, यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो रूलिंग क्लास है, इस रूलिंग क्लास में और खास करके जो वॉरियर क्लास है, इन दो क्लासेस में जिनको हम लोग बेसिकली कहते हैं द गार्डियंस एंड वॉरियर्स, को प्लेटो कहता है ऑक्सिलरीज। तो वो कहता है कि ये जो गार्डियंस और ऑक्सिलरीज हैं, खास करके ये दो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ये आज की डेट में विल ओन नथिंग, नो ओनरशिप। यानी कि यहाँ पर इनके लिए वो कहता है कि इनके पास किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं होगी। इनके जो बच्चे भी होंगे वो कॉमन किड्स के तहत अपब्रिंग करके उनको रखा जाएगा। कॉमन किड्स का मतलब ये हो गया कि आप अगर बच्चे करेंगे तो बच्चे को माँ बाप नहीं पता होंगे उनके, उनकी अपब्रिंगिंग एक कॉमन स्थान पर होगी, ताकि ना पेरेंट्स को पता चलेगा कि उनके बच्चे जो हैं इन पूरे ग्रुप में किस कहाँ हैं और कौन है, और ना ही बच्चों को कभी पता चलेगा कि प्लेटो के हिसाब से कि उनके ओरिजिनल माँ बाप यहाँ पर कौन है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि आपका एक इमोशनल बॉन्ड जो एक किड्स के साथ हो सकता था, पहली बात तो वो नहीं होगा। और क्योंकि किड्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड नहीं होगा, साथ में आपके पास किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी ओनरशिप की नहीं होगी, आप किसी प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर पाएंगे अगर आप गार्डियन क्लास के और या ऑक्सिलरी क्लास के हैं। तो प्लेटो के मुताबिक इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि गार्डियन क्लास और ऑक्सिलरी क्लास को हम करप्शन से इम्यून कर पाएंगे। तो ये चीज़ करने से ये लोग करप्शन से इम्यून हो जाएंगे। और जैसे ही ये लोग करप्शन से इम्यून होंगे, क्योंकि इनको अब पता नहीं होगा कि हमारे बच्चे कौन है, और अगर ये ऐसी परिस्थिति होगी कि कॉमन किड्स होंगे, तो कॉमन किड्स में क्या होगा कि सबका वेलफेयर इक्वली होगा। और जब सबका वेलफेयर इक्वली होगा तो एक बात तो तय है कि दैट विल लीड टू जस्टिस इन द लॉन्ग रन। सिमिलरली अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी,
और आप बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टी पे रह रहे हो, तो उस कॉमन प्रॉपर्टी की जो अपटेक है, मेंटेनेंस है, वो आप ऐसे करोगे क्योंकि आपको पता है कि ये सबकी प्रॉपर्टी है, तो हमें सबको मेंटेन करके रखना है। तो इन कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, फिर से जस्टिस होगा। तो प्लेटो ने यहाँ पर क्या बात करने की कोशिश करी कि एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर जब आपका एक डिटैचमेंट किया जाए, तो यहाँ पर जो कम्युनिज्म का आइडिया प्लेटो ने प्रयोग किया, उस कम्युनिज्म के आइडिया में जो कोर फोकस था वो था डिटैचमेंट का। कि हम अगर आपको आपकी जो फैमिली है और आपकी जो वेल्थ है, जो दो प्रॉब्लम्स उसने आइडेंटिफाई की थी कि जिसकी वजह से सारी सोसाइटी में लड़ाई होती है, अगर आपको इन दोनों चीज़ों से ही डिटैच कर दिया जाए, तो फिर आपकी अटैचमेंट जो है वो कॉमन चीज़ों के ऊपर होगी। और जब आपकी अटैचमेंट कॉमन चीज़ों के ऊपर होगी, यानी कि कॉमन बच्चों के ऊपर होगी, कॉमन प्रॉपर्टी के ऊपर होगी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जाहिर सी बात है कि आपका ओवरऑल फोकस भी इस कॉमनैलिटी को मेंटेन करने में रहेगा, दैट विल इंश्योर जस्टिस। बट यहाँ पर एक चीज़ पे गौर कीजिए कि जब हम बात करते हैं प्लेटो की तरफ से, तो अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया हो तो प्लेटो ने बोला कि सिर्फ गार्डियन क्लास और ऑक्सिलरी क्लास जो है, इन्हीं के ऊपर ये कम्युनिज्म अपनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्लेटो के लिए जो कम्युनिज्म का मॉडल था, ये कम्युनिज्म का मॉडल पहली बात तो बिल्कुल एक लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी लेके आया था। ये लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी लेके क्यों आया था? क्योंकि ये केवल दो वर्गों के ऊपर सोसाइटी में था। बाकी सारे लोग जो सोसाइटी में गार्डियन क्लास और ऑक्सिलरी क्लास को छोड़कर लोग थे, उनके पास राइट था प्रॉपर्टी को रखने का भी, उनके पास राइट था अपने बच्चों को पैदा करके अपने पास रखने का, उनकी अपब्रिंगिंग करने का। लेकिन वो वर्ग सोसाइटी का जो गार्डियन क्लास और ऑक्सिलरी क्लास में है, ये दो वर्गों के लोग जो है किसी भी तरीके से ना तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप करेंगे और ना ही फॉर दैट मैटर इनके बच्चों की जो है अपब्रिंगिंग इनके साथ नहीं होगी, बल्कि एक कॉमन पूल में होगी। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है कि कम्युनिज्म का जो मॉडल प्लेटो ने दिया, दैट वाज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, क्योंकि ये लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी को लेके आया था। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अगर आपने इस मॉडल को ध्यान से देखा हो तो इस मॉडल में एक एसेंस हमें बड़ा क्लियरली विजिबल दिख रहा है कि उसका ऑब्जेक्टिव इस मॉडल के थ्रू सोसाइटी में ये था कि ग्रीड को, और सोसाइटी में साथ ही में ग्रीड के साथ साथ करप्शन को टैकल करने का था। ताकि उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सोसाइटी में कैटेगरी लोगों को रूल करती है, कंट्रोल करती है, दे आर बेसिकली रिप्लेसिंग, जो प्लेटो की लैंग्वेज में, माइन, थाइन विद आर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्लेटो कहता है कि अगर सोसाइटी में किसी वर्ग को रूल करना है, तो वो वर्ग को कभी भी एक ऐसी फीलिंग नहीं लानी है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ हमारी है। जब तक उन लोगों में जो रूलर क्लास है, एक फीलिंग ये नहीं आएगी कि ये चीज़ हम सब की है, तब तक पहली बात तो वो जस्टिस को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो प्लेटो का मानना ये था कि अगर जो गार्डियन क्लास है और ऑक्सिलरी क्लास है, अगर मान लीजिए वो सारा टाइम फोकस कर रही है मैं, मेरी चीज़ें, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, तो फिर वो जो सोसाइटी को उन्होंने गवर्न करना है वो कैसे होगा? तो यहाँ पर फिर समझने की कोशिश कीजिए कि प्लेटो का कम्युनिज्म मॉडर्न कम्युनिज्म के जैसा नहीं था, क्योंकि मॉडर्न कम्युनिज्म जो है उसके टेनेट्स बहुत अलग थे। मॉडर्न कम्युनिज्म जो आया वो आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को अप्लाई करके लेनिन ने जब सबसे पहला एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाया, उसके पैरामीटर्स और आज की डेट में जो प्लेटो के पैरामीटर्स हैं ये सब अलग हैं। तो एक चीज़ आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मॉडर्न कम्युनिज्म था, जो मैंने आपको बोला कि भाई वो स्टार्ट होता है कार्ल मार्क्स के ईडिएशन से। ईडिएशन का मतलब होता है कि यहाँ से वो आइडिया स्टार्ट होता है, इसके बाद इसको अप्लाई किया जाता है व्लादिमीर लेनिन की तरफ से, जो कि बनाता है रशिया को सबसे पहला कम्युनिस्ट स्टेट। फिर ये मॉडल आगे जाकर अपनाया जाता है क्यूबा में फिडल कैस्ट्रो की तरफ से। फिर ये मॉडल अपनाया जाता है इसके बाद चाइना में माओ की तरफ से। तो ये जो मॉडल यहाँ पर अपनाए गए, कम्युनिस्ट मॉडल जिसकी ईडिएशन कार्ल मार्क्स ने की थी, और उसकी ईडिएशन की मॉडिफिकेशन इन लोगों ने की, तो ये एक अलग प्रकार का पूरा कम्युनिस्ट मॉडल है। इस मॉडल का प्लेटो के कम्युनिज्म से कोई नाता नहीं है, क्योंकि प्लेटो के कम्युनिज्म में उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि जो पूरी की पूरी रूलिंग क्लास है, उसके अंदर एक यूनिटी की फीलिंग लाना और उस यूनिटी से जस्टिस इंश्योर करना। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो वर्ड जस्टिस है, जो प्लेटो के कम्युनिज्म का एंड गोल है, वो मॉडर्न कम्युनिज्म में जस्टिस उसका एंड गोल नहीं है। सो दिस इज वन
फैक्टर दैट डिफरेंशिएट्स दी प्लेटोज कम्युनिज्म विद मॉडर्न कम्युनिज्म। मैं मॉडर्न कम्युनिज्म पे जानबूझ के डेलिबरेट चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जब हम कार्ल मार्क्स वगैरह पढ़ेंगे, ग्राम्स्की पढ़ेंगे, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एम एन रॉय पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में कम्युनिज्म पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। जनरली क्या होता है कि जो टीचर्स प्लेटो पढ़ाते हैं वो इसी टाइम पे मॉडर्न कम्युनिज्म के कुछ शगुफे छोड़ देते हैं, उससे बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है। तो आई एम नॉट डूइंग दैट डेलिबरेटली। मैं आपको सिर्फ ये यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पहले ये समझ आए कि प्लेटो कम्युनिज्म में क्या चाह रहा है। तो ये चीज़ आप पहले क्लियर रखिएगा। आगे की नॉलेज जब हम कम्युनिज्म की गेन करेंगे तो वो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव आप अपने आप ही खुद ही डेवलप कर लेंगे। तो प्लेटो के कम्युनिज्म का एंड गोल था जस्टिस। मॉडर्न कम्युनिज्म डज नॉट स्ट्राइव फॉर जस्टिस। ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर कट तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पर प्लेटो ने कम्युनिज्म का प्रयोग किया यूनिटी के लिए, और यूनिटी के बाद उसने इसका प्रयोग किया जस्टिस के लिए। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर जब ये प्लेटो ने इस प्रकार का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया जिसमें उसने बोला कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दो, न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं उनको भी अबॉलिश कर दो, तो ये सब चीज़ें जो हैं जिसके तहत उसने बोला कि कम्युनल लेवल पर किड्स को रेज करो, मैरिजेस को भी स्टेट जो है रेगुलेट करेगा। तो जब मैरिजेस को रेगुलेट करेगा, बच्चे कॉमनली रेज होंगे, न्यूक्लियर फैमिलीज को रूलिंग क्लास के लिए अबॉलिश कर दिया जाएगा, रूलिंग क्लास जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगी। जब प्लेटो ने ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करी तो इस रीज़न से हम कहते हैं कि ये आइडियाज़ उस समय बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे। और एडवांस होने के नाते क्या है कि इसी रीज़न से हम कहते हैं कि ये आइडियाज़ उस समय के लिए बहुत रेडिकल थे। पर अब ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि फिर मैं बोलूँगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, कि बिकॉज इसकी पूरी की पूरी कम्युनिज्म की थ्योरी यूनिवर्सल नहीं थी, वो सिर्फ एक फंक्शनल टूल था। इस नज़रिए से भी देखने की आवश्यकता है कि प्लेटो का कम्युनिज्म जो है एक प्रकार का फंक्शनल टूल था। फंक्शनल टूल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसने कुछ प्रोसीजर्स बताए थे, जो प्रोसीजर्स अभी हमने चर्चा करी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दो, न्यूक्लियर फैमिली को अबॉलिश कर दो, बच्चों को कम्युनली रेज करो, ये सब जो उसने अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर्स बताए, इन प्रोसीजर्स का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि सोसाइटी में एक प्रकार की मॉरल प्योरिटी हो। तो प्लेटो का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था ये मॉरल प्योरिटी, जिससे कि वो चाहता था कि सिविक यूनिटी बने। ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो प्लेटो का जो पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है वो किसी भी तरीके से यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है। प्लेटो एक साधारण तरीके से ये बोल रहा है कि हमें सोसाइटी में, अगर हमारा सोसाइटी का एंड गोल जस्टिस है, तो वो एंड गोल जस्टिस का अचीव तभी होगा, एक ही तरीके से होगा, जब हम यहाँ पर कम्युनिज्म को एक फंक्शनल टूल के नज़रिए से देखें। और फंक्शनल टूल का मतलब है कि उससे हम मॉरल प्योरिटी और सिविक यूनिटी अचीव करें। सिविक यूनिटी से अचीव करने से इवेंचुअली सोसाइटी में जस्टिस होगा। क्योंकि यहाँ पर सारा फोकस किस चीज़ पर है? डिटैचमेंट पर। कि आपको बेसिकली किसी प्रकार की जो चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक प्लेजर हैं, उन मटीरियलिस्टिक प्लेजर से किसी भी तरीके से आपका कोई अटैचमेंट ना हो। तो प्लेटो बेसिकली डिटैचमेंट पे फोकस करता है, मॉरल प्योरिटी पे फोकस करता है, सिविक यूनिटी पे फोकस करता है। पर मैं बार बार आपको फिर बोलूंगा, प्लीज़ आंसर लिखने के टाइम पे बहुत ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल पूरी सोसाइटी को लेकर नहीं था। प्लेटो का जो कम्युनिज्म का मॉडल है दैट वाज ओनली लिमिटेड इन एप्लीकेबिलिटी, वेरएज जो मॉडर्न कम्युनिज्म था वो पहली बात तो यूनिवर्सल पूरी सोसाइटी के लिए था। दूसरा, प्लेटो की थ्योरी में कम्युनिज्म के उसका ऑब्जेक्टिव जस्टिस है। मॉडर्न कम्युनिज्म की जो थ्योरी है उसका ऑब्जेक्टिव जस्टिस नहीं है। तो ये दो फंडामेंटल जो डिफरेंसेस हैं आपको बहुत क्लियर कट पता होने चाहिए आज, ताकि जब हम आगे जाकर कम्युनिज्म की थ्योरी और उनके स्कॉलर्स की चर्चा करें तो वो चीज़ें आपको तब तक क्लियर हों। क्योंकि प्लेटो का नाम दोबारा मैं कार्ल मार्क्स के टाइम पे भी लूंगा, एम एन रॉय के टाइम पे भी लूंगा, ग्राम्स्की के टाइम पे भी लूंगा, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के टाइम पे भी लूंगा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में भी मार्क्सिज्म के टाइम पे लूंगा, सोशलिज्म के टाइम पे लूंगा। तो ये सब चीज़ें तब तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर यूनिवर्सैलिटी और जस्टिस, ये दो पॉइंट्स। सो आई बिलीव ये अब आपको क्लियर होगा। यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स ने इसका असेसमेंट भी किया है। नेटलशिप जो है वो कहते हैं कि भाई प्लेटो का जो कम्युनिज्म था, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म थी, ये बेसिकली बहुत ही नोबल थी। नोबल थी क्योंकि इसके तहत वो एक
एजुकेशन टूल लाना चाहते थे सोसाइटी में। वो एजुकेशन टूल ये था कि वो ट्रेन करना चाहते थे रूलर्स को कि आप जो है बेसिकली एक सिविक यूनिटी पे फोकस करो। तो नेटलशिप का असेसमेंट ये कहता है कि भाई प्लेटो की थ्योरी बड़ी नोबल थी, क्योंकि उसका एंड ऑब्जेक्टिव था एक सोसाइटी में एजुकेशन टूल के तहत उस थ्योरी को पेश करना। क्योंकि प्लेटो इस पर्टिकुलर थ्योरी को एक एजुकेशन टूल के तहत यूज करके सोसाइटी में रूलर क्लास को, गार्डियन एंड ऑक्सिलरीज को ट्रेन करना चाहता था कि कैसे सिविक यूनिटी हो। तो नेटलशिप इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म से इवेंचुअली जस्टिस ही प्राप्त होता है। और जब थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म से जस्टिस प्राप्त होता है तो नेटलशिप कहता है कि यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था प्लेटो का। इस कॉन्टेक्स्ट में अर्नस्ट बाकर जो है एक और स्कॉलर, अर्नस्ट बाकर कहते हैं कि प्लेटो की जो थ्योरी थी खास करके कम्युनिज्म वाली, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे। और उन्होंने कहा कि ये कोई इकोनॉमिक थ्योरी नहीं थी किसी भी तरीके की। इनफैक्ट ये थ्योरी थी मॉरल री इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पर अर्नेस्ट बाकर ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा कि देखो ये थ्योरी में स्ट्रिक्ट रूल्स जरूर हैं। इस थ्योरी के तहत एक चीज़ ये भी तय है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इकोनॉमिक रैशनल इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में नहीं चर्चा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस थ्योरी का पूरा अल्टीमेट फोकस था मॉरल री इंजीनियरिंग। तो अगर आप नेटलशिप को देखो और अगर आप अर्नेस्ट बाकर को देखो तो नेटलशिप भी ये बात कहता है कि भैया यहाँ पर एक ट्रेनिंग का कंपोनेंट है और जो बंदा सीखेगा, और अर्नेस्ट बाकर भी कहता है कि यहाँ पर मॉरल इंजीनियरिंग का एक कंपोनेंट है। दोनों के केसेस में एक चीज़ यहाँ पर अगर आपको दिख रही है तो नेटलशिप और अर्नेस्ट बाकर का फोकस सारा क्या है कि इनर लेवल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता था प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म से। इनर लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसकी थ्योरी में किसी भी प्रकार का कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं था जो मॉडर्न कम्युनिज्म में है। सरप्राइजिंग बात यह है कि जब बच्चे एग्जाम में कंपेयर करते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को मॉडर्न कम्युनिज्म से, तो वो नेटलशिप और अर्नेस्ट बाकर का प्रयोग ही नहीं करते। उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे इन दोनों स्कॉलर्स ने ये बात को प्रूव किया कि क्योंकि इस थ्योरी का फोकस इनर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मॉडर्न कम्युनिज्म का नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर बन जाता है। इसी रीज़न से मार्क्स नहीं आते लोगों के। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे, तो कार्ल पॉपर जो प्लेटो के क्रिटिक हैं, उन्होंने ये बात बोली कि प्लेटो ने ये जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म थी ये बेसिकली इस प्रकार की थ्योरी थी जिससे वो एक यूटोपियन लेवल पर अथॉरिटेरियनिज्म को क्रिएट करना चाहता था। क्योंकि इस पूरी थ्योरी में अगर आप एक वर्ग को फ्रीडम डिप्राइव करते हो, खास करके गार्डियन क्लास को, खास करके ऑक्सिलरी क्लास को, तो कार्ल पॉपर का मानना था कि ये प्रकार की थ्योरी कभी काम नहीं आएगी। ये इसलिए काम नहीं आएगी क्योंकि ये थ्योरी फिर इवेंचुअली लोगों को हर्ट करेगी। लोगों को हर्ट क्यों करेगी? क्योंकि लोग फ्रीडम को क्रेव करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई यूटोपियन लेवल का अथॉरिटेरियनिज्म कार्ल पॉपर के हिसाब से अगर आप क्रिएट करोगे तो ये थ्योरी लॉन्ग रन में आपके लिए नेगेटिव ही होगी। और इसी की चीज़ को आगे इलेबोरेट करा फिर जूलिया आनस ने। तो जूलिया आनस ने यहाँ पर क्या बोला? जूलिया आनस ने ये बात बोली कि जब प्लेटो इन एक्सट्रीमिटीज़ की बात करता है, ये एक्सट्रीमिटीज़ की भाई लोगों के जो पूरे राइट्स हैं जीने के, लोगों के जो खास करके प्रॉपर्टी ओन करने के और फैमिली ओन करने के राइट्स हैं, इनको तोड़ दिया जाए। तो ये राइट्स तोड़ने से प्लेटो जो एक एक्सट्रीम सिचुएशन लेता है, इससे लोगों की कॉग्निटिव फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। तो जूलिया अनस ने ये बोला कि मैन जो है एक बहुत रैशनल एनिमल है। और वो रैशनल एनिमल इसलिए है क्योंकि मैन वेल्थ चाहता है लाइफ में, मैन प्रॉपर्टी चाहता है, मैन फैमिली चाहता है। अगर आप मैन को उसकी फैमिली से, उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी सेंस ऑफ ओनरशिप से डिटैच कर दोगे, तो इस केस में जूलिया अनस ने ये बात बोली कि मैन जो है उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग की कैपेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। तो मैन को इस प्रकार के एक्सट्रीम सिचुएशन में क्यों लाना? तो यहाँ पर अगर हम नेटलशिप और अर्नेस्ट बाकर जो प्लेटो की थ्योरी के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हैं, तो जूलियानस और कार्ल पॉपर दोनों जो हैं ये उस थ्योरी की एक्सट्रीमिटी को हाईलाइट करते हैं। सो इस नज़रिए से अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट को समझें यहाँ पर, तो आई बिलीव कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या है, इस वीडियो के बाद आई बिलीव अब आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी के साथ और उस चीज़ को आगे समझते हैं। थैंक यू।